मर्डर योर डार्लिंग्स। मर्डर योर डार्लिंग्स मतलब कंफर्मेशन बायस। ये क्या होता है चलिए समझते हैं। वी आर फोर्स टू स्टैब्लिश बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड, अवर लाइव्स, द इकोनॉमी एक्सेट्रा। अपने आसपास, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं, हमने उसमें प्री अजम्पशन करके अपने चीजें बना ली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सपोज XYZ है, हमने अपने आप से मान लिया कि वो सबसे बड़ी कंपनी है, हमने अज्यूम कर लिया। हमने ना कोई डेटा देखा, हमने ना कुछ इसके पीछे जांच पड़ताल करी, बस हमने देखा कि भैया बहुत ज़्यादा हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मतलब वो बहुत बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। आप इसकी अपनी लाइफ में इसको हर मोड़ पर देखेंगे कि आप हर चीज़ के बारे में एक पहले से अजम्पशन लेके चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा, जो कि सरासर गलत है। हमेशा चीज़ें सही नहीं होती हैं, हमेशा क्या 99% चीज़ें सही नहीं होती हैं, है ना। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट कि जो आपने सोचा वही चीज़ निकली, बस। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इससे ज़्यादा नथिंग एल्स। ना कोई आप एस्ट्रोलॉजर हो, ना आप कोई वो हो। तो आपने अगर कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी लाइफ में डिसीजन करना है तो डोंट जस्ट अज्यूम। फर्स्ट आप क्या करें, आप उस पे सोचें, उसकी फैक्ट्स निकालें और फिर देखें कि प्रीवियस जिन्होंने ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं या डिसीजंस लिए हैं, उनके साथ क्या क्या घटित हुआ या क्या क्या चीजें हुई, उस हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन बनाएं। यही सबसे बेहतर तरीका है। और इसको चेक करने के लिए क्या करें भाई, एक डायरी मेंटेन करें 1 महीने तक। उसमें आपने अभी तक अपने बारे में जो भी सोचा था, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर पाथ, उस बारे में आपने जो भी सोचा था, एक बार सोचे कि आपने क्या सोचा था और आज की डेट पे उसे कंफर्म करें कि क्या वैसा ही है। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो आगे से आप यहाँ पे प्रैक्टिस अपने लाएंगे कि आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में आप कभी भी कोई भी चीज़ पहले से अज्यूम नहीं कर लेंगे कि भैया मैंने एसएससी की तैयारी करी, कल को जाके मैं इंस्पेक्टर बन गया। नहीं, आप पहले देखें कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, किस हद तक मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप वैसा अपना काम करना शुरू करें। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आज के नए सेशन पे, जहाँ पे हम आज 9/9/2024 की सेकेंड शिफ्ट, मतलब जो 12:30 आफ्टरनून शिफ्ट होती है, वो वाली सॉल्व करेंगे। बिल्कुल देर ना करते हुए ये बिल्कुल एयर स्ट्राइक की तरह करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है, माधव परचेज। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेचा। उसी उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेचा, तो उसे कुल लाभ क्या हुआ। बच्चों यहाँ ये बात समझने की बात है कि ये दोनों चीजें, क्योंकि एक के बाद एक चीजें हुई हैं, तो ये जो है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। आपको यहाँ पे इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया पहले आपने 20% का हानि कर दिया। 20% मतलब हर 5 में आपने 1 रुपये गवा के 4 कर दिया। फिर जो आपके पास बचा, आपने उसी में 30% लाभ बेच दिया, मतलब 10 था तो आपने 13 में बेच दिया। तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, आपके पास 50 था, तो आपका 13 चौको कितना होता है, 52। 13 चौको 52। तो अगर मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत की बात करूं, है ना, देखो इसको एक काम करो, 100 बना लो। तो ये अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हर 100 में आपने 104 कमाए। 100 बनाने से फायदा ये होगा कि ये 100 की आपको वैल्यू मालूम थी 42,000। क्या मालूम थी, 42,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 420। तो 104 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 420 से कर दीजिए, है ना। तो 420 का पहले आप 100 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4200। ठीक। और फिर इसका आप 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना कितना होगा भैया, 1680। 1680। तो 1 मिनट, आपको कुल लाभ बताना है भैया, आपको कुल लाभ बताना है। इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपने जैसे ही बोला बराबर आपका 1 यूनिट बराबर आपका क्या है, 420। भैया आपको कुल लाभ कितना हुआ है, आपने 100 में लेके 4 में बेच दिया, 104 में, तो 4 का लाभ हुआ है। तो 4 को गुणा कर दो 420 में, तो 400 मतलब 1600, और 20 मतलब 80, मतलब 1680 रुपए का आपको यहाँ पे लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझने वाली बात थी कि ये सवाल एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। क्या बोला, व्हाट इज, एक बेलन आयतन का आयतन क्या है यदि बेलन की त्रिज्या, मतलब आपको जो रेडियस दी है,
वो 8 सेंटीमीटर दी है, और ऊंचाई जो हाइट है जो आपको 14 सेंटीमीटर दी है। आप बोलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, सिलेंडर का। आप एक बात यहाँ पे अलग से सीखें कि भैया ये जितने भी, जैसे कि सिलेंडर हो गया, है ना, यानी कि बेलन हो गया, यहाँ अगर मैं बात करूं क्यूब या फिर क्यूबॉइड, है ना, तो जिसमें भी आपका बेस एरिया मतलब बेस बराबर टॉप होता है, ये सारे आपको क्या कहा जाता है? इनको हम बोलते हैं प्रिज्म स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? प्रिज्म स्ट्रक्चर। और अगर हमें किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का वॉल्यूम लिखना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म स्ट्रक्चर बोलेंगे कि भैया आप बेस का एरिया ले लें, बेस का क्या लिख लें? एरिया ले लें, और इंटू क्या कर दें उसमें? हाइट कर दें। इंटू क्या कर दें? हाइट कर दें। तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, बेस का सरकम पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो आप बोलेंगे भैया सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होता है? क्योंकि नीचे सर्कल होता है भैया, ये सिलेंडर होता है, नीचे क्या होता है? सर्कल होता है। नीचे क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल में रेडियस आर होती है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7, आर कितनी दी है आपको? 8, इंटू 8, और एच कितनी दी है? 14। ठीक, आप यहाँ पे 2 बार काटिए। ठीक, कितना बना ये? 16 बना। 16 का 22 गुना करिए, फिर 8 गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आप मैच कर सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो। चलो एक बार अपन ये करके देख लेते हैं। पहले एक बार कैलकुलेट कैसे करना है वो सीख लेते हैं, फिर एक बार अलग तरीकों से भी सीख लेंगे। भैया इन दोनों को मैंने 16 कर दिया। ठीक है, 8 और 2 को। देखो यहाँ पे कितने का गैप है? टोटल 6 का गैप है ना, तो 3 इधर दो, मतलब ये बनेगा 19 प्लस 3, और ये बनेगा 19 माइनस 3, है ना। ठीक है, और ये इंटू 8 तो था, तो ये बेसिकली क्या बनना? 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, इसमें 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये बना। अब आपको इसका क्या करना था? 8 गुना करना था। तो आपने कर दिया भैया, 361 में से आप कर दिया तो 352 बना, और इसका आपको 8 गुना करना है। तो आप 300 का 8 गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 1500। 50 का सॉरी 300 का 8 गुना कितना हुआ? 2400। ठीक है, 50 गुना कितना हुआ? आप बोलेंगे 400, और ये हुआ 16। मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 28। 16 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार जरा डिजिटल सम लगा के देखते हैं। यहाँ बोलेंगे तो 2 और 6 कितना बना? 8। 8 और 8 कितना बना? 16। 16 और 6, 16 और 6 कितना बना? 16 और 6 आपका 22 बना, जिसमें से आप 18 घटा दीजिए तो बचा कितना? 4। यहाँ देखेंगे तो 8 और 1 ये 9 चला गया, तो यहाँ पे 8 बना। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 7 9 चला गया, यहाँ पे बना कितना? 12। 12 मतलब 12 में से फिर 9 चला गया, तो बना कितना? 3। ठीक, फिर यहाँ पे 4 और 5 चला गया, 6 और 2 कितना बना? 8। अब यहाँ आप फंस जाते कि भैया 8 और 8 में आप क्या करते, तो यहाँ पे आपको दिक्कत जाती, तो आप छोड़िए इसको। वैसे भी कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान था। और आपने यहाँ पे नई चीज़ भी सीख ली कि आपको ये जो प्रिज्म स्ट्रक्चर है ना, जो आपका प्रिज्म स्ट्रक्चर है, वो कैसे यहाँ पे आप यहाँ पे उसका वो बना सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? 7 साल पहले प्राची की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना थी। भैया 7 साल पहले, तो अगर मैं प्राची की बात करूं और उसकी डॉटर की बात करूं, तो उसकी 4 गुना थी, है ना। 4 गुना थी, मतलब ये 4:1 था। अब से 4 साल बाद, मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, और यहाँ से +4 ईयर्स में प्राची की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र से 2.5 गुना होगी। 2.5 मतलब 5 और 2 का रेशियो, है ना। तो 5 और 2, 2.5 गुना। भाई 2.5:1 लिखते हैं, इसलिए 5 और 2। क्लियर। अब आप बोलेंगे कि भैया उसकी बेटी की वर्तमान, मतलब आपको प्रेजेंट बतानी है। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ डिफरेंस आपको 3 का दिख रहा है ना, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का दिख रहा है, मतलब यहाँ पे रेशियो बैलेंस है। भैया किसी भी दो आदमियों के बीच का एज का डिफरेंस आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पे भी आपका 1 यूनिट का चेंज हुआ है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का चेंज हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये जो 1 यूनिट का चेंज हुआ है, इसकी वैल्यू भैया 7 साल पहले थी, 4 साल बाद, मतलब टोटल 11 साल बराबर है। तो अगर मैं 4 साल बाद की बेटी निकालना है मुझे, तो अभी 4 साल बाद की वो कितने की है? 22 साल की है। भैया अगर 1 यूनिट बराबर 11 है, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 2 यूनिट मतलब 22 होगी। आज की प्रेजेंट मतलब 4 साल घटा दीजिए, है ना।
वर्तमान आयु का योग, सॉरी मैंने योग बताना है। तो आप बोलेंगे जैसे 1 यूनिट बराबर ये काट दीजिए, 1 यूनिट बराबर 11 है, तो 4 साल बाद का योग कितना बनेगा? 7 मतलब 77 बनेगा, 77 बनेगा। ये 4 साल बाद का है। भैया 4 साल पहले जाना है तो एक 4 साल आप प्राची का घटाइए, एक 4 साल आप उसकी मदर मतलब उसकी बेटी का घटाइए, मतलब टोटल 8 साल घटा दीजिए, तभी तो आप प्रेज़ेंट का निकाल पाएँगे। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि भैया 69 ईयर्स इनका क्या होगा? अ, आयु का योग होगा, मतलब जोड़ होगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्या बोल रहा है? 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक सेक्टर काटा गया है। ठीक है? आपको भैया लेंथ ऑफ आर्क दी है, लेंथ ऑफ आर्क दी है ना? ये रेडियस दी है, ये आर ये कितनी दी है आपको? 11 सेंटीमीटर। ठीक है? और रेडियस आपकी क्या दी है? 15.75। क्लियर? तो आपको सेक्टर का क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है। तो देखो आप ये जानते होंगे कि ये जो आर्क लेंथ है ना? आर्क लेंथ, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपने सब जाना होगा। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है सेक्टर का, वो होता है 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करें, यहाँ से ये आर्क लेंथ तो आपको 11 दी है, ये इसको एज इट इज़ लिखे रहने दे 360, और ये जो 2 है इसको नीचे ले आएँ। तो बात होगी यहाँ पे आपने ये पाई आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? अब आप ये वैल्यू सीधा उठा के यहाँ पुट कर दें। तो आप इसको थीटा अपॉन 360, ये जो आर स्क्वायर है इसमें से एक आर ले लें, एक आर बच जाएगा, तो ये कुल मिला के 11/2 इंटू आर बस बचेगा, यही आपका एरिया होगा। तो यहाँ पे आप रेडियस रख दें 11/2, और रेडियस कितनी थी? 15.75। ठीक है? चलिए इसको काटते हैं, काटेंगे तो कितना बनेगा ये भैया? 14, यहाँ पे 17 बचा 8, और एक और 15, 7 और 5 है ना? मतलब आपने इसका आधा कर दिया तो 7.875 है। अब इसका आप 11 से गुणा कर दें, तो आप पहले 10 से गुणा कर दें, मतलब क्या बनेगा? 78.75, और 1 से गुणा कर दें मतलब 7.875। अब आप इसको यहाँ पे कर दें तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 12, और यहाँ पे कितना बनेगा? 16, और यहाँ बनेगा ये 86.625। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है। ठीक, अब देखिए ये जो सवाल है, आपको एक आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, इसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो वेरिएशन काम आने वाला है हम वो सीखेंगे। सॉरी, प्लस नहीं माइनस होगा, है ना? प्लस बी सी माइनस सी ए, आपको ये सेम चीज़ दिख रही होगी। तो आप यहाँ से इसकी ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC अपॉन, अगर आप ये वाला टर्म यहाँ नीचे ले आएँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, की वैल्यू क्या बनेगी? ए प्लस बी प्लस सी। और थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देंगे, तो ये सेम चीज़ ऊपर लिखी हुई है, जहाँ पर ए आपका 8.3 है, बी आपका ये है, सी आपका ये है, और 3 ABC ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी है ना? तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी मतलब 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। अब आपको यहाँ पे जोड़ दें, तो भैया यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद आपका यहाँ पे 3 और 3 6 बनेगा। एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यहीं आप मार्क करके इस सवाल से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, और बोल रहे हैं कि भैया अगर आपका 10t बराबर दिस है तो आपको sec t निकालना है। बहुत आसान सवाल है ये तो, है ना? ये क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकल आएगी? 9 प्लस 1 √10 निकलेगी, है ना? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकल आई? अब आपको sec t निकालना है, तो sec t क्या हो जाएगा? sec t क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस आपका 3 है, ये आपका √10 है, और ये 3 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक की तरफ है। इस प्रकार की एंगल, ये बेटा एंगल है, PQR बराबर 90 है और ये एंगल SRQ बराबर भी 90 है। चलो ये सवाल ऐसा है कि आपका ये रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड है क्या आपका QR, ये Q है, ये R है, और एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है, ये PQR भी 90 है यहाँ पे, और SR 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 बराबर भी क्या है यहाँ पे, ये 90 है। ठीक है, तो आपको ये भी दिया है कि ये PQ बराबर क्या दिया है, SR। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। देखो आपको ये एक तो साइड दी है। अब अगर मैं ट्राइंगल PQR की बात करूं, है ना, ध्यान से, और SRQ की बात करूं, तो एक तो आपको दिया है कि PQ बराबर SR है, ये तो गिवन है। फिर आपका यहाँ पे QR बराबर QR है, कॉमन है ना, ये तो दिया है। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, PQR और एंगल SRQ, ये बराबर आपको 90 दिया है। तो आप यहाँ पे SAS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपकी दो साइड हो गई, दो साइड हो गई और उनके बीच का एंगल हो गया, है ना। आपको मालूम होगा कि SAS में आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि भैया ट्राइंगल PQR और SRQ, मतलब SRQ, तो भैया ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्यों नहीं सही है भैया? आपको राइट एंगल मालूम है, साइड मालूम है, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम कि ये बराबर है कि नहीं। सवाल में नहीं दिया ना। ये बात अलग है कि अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सवाल में नहीं दिया। भाई हम प्रूफ तो तभी करते हैं ना जब हम देख लेते हैं जो गिवन रहती हैं चीजें, उससे अभी तो प्रूफ करते हैं। अगर पहले से मालूम होता तो फिर क्या बात थी, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? भैया आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोलते हैं, रेशियो लिखो। कभी भी ऐसा सवाल आए बच्चों तो हमेशा रेशियो लिखना। सबसे पहले आप मार्क प्राइस आपको क्या दिया है, 26% ज़्यादा। 26% ज़्यादा मतलब अगर ये आपका 100 है तो ये आपका 126 है। देखो 26% की इक्विवेलेंट आपको कोई फ्रैक्शन मालूम नहीं है, इसलिए आप सीधा 100 लेके करो। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 32% का डिस्काउंट दिया है MP पे। अब देखो इसका 10% क्या होगा, तो आप इस पे 32, पहले तो 30% निकालो इसका 3 गुना, तो 12 तिया 36 और ये 18, मतलब 37.8% ये हो गया 30 गुना। और 1% क्या होगा, 1.26, तो 2% क्या होगा, 2.56। तो आपने बोला कि भैया इसमें से आपने ये जोड़ दिया तो ये बना 13, और ये बना कितना, 8 और 2 10, और ये बना कितना, 40। तो आपने इसको 40.36 में आपने माइनस करके बेच दिया। ठीक, तो भैया आपका 126 में से आप क्या घटा दें, 40 घटा दें सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि भैया कहाँ पहुंच गए आप, 26 ये घटाएं, फिर 14 वो घटाएं तो 86 पे पहुंचे, है ना। और 0.36 और घटाएं तो ये बनेगा कितना, 85.64। ठीक, 85.64, मतलब यहाँ पे ये आया 85.64। ठीक है, तो आपने बोला कितने का डिस्काउंट हुआ, आपने बोला 100 से 85.64 हो गया है, 100 से 85.64 हो गया है, 100 से, है ना। तो आपने बोला कि भैया 14.36 आपका डिस्काउंट हुआ है, लेकिन इसके आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 2 है। ठीक है, हमारा 14 के आसपास तो आंसर आ गया, तो हम चौथा ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है ऊपर, ये साइन क्यूब ए क्या बोल रहा है, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे तो आप ए का कोई एक थीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थीटा अगर आप 0 या 90 लेंगे तो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 0 लेके करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 बनेगा, ये -1 मतलब 1 बनना चाहिए, तो ये दोनों में हो जाएगा कन्फ्यूजन। और सेम अगर आप 90 लेंगे तो भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। हालांकि बहुत सही है, ये ऊपर a³ - b³ दिख रहा है, तो
आपको ये समझ में आएगा कि भैया ऊपर साइन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप बोलेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो आप बोलेंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो चल ही रहा था, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि 1 बन जाएगा, और प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यही बच गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, दिया गया चार्ट 21 में 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन को दर्शाता है, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन का कितना था, तो 2021 में डी प्रकार के, देखो बच्चों इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको ये मालूम है कि भैया डी, डी मतलब कौन सा वाला, डी मतलब पीला वाला, क्या दिख रहा है 20% दिख रहा है, तो 20% के इक्विवेलेंट आप केंद्रीय कोण बहुत आराम से निकाल सकते हैं। भैया टोटल होता है 360, इसका 20% मतलब 72 डिग्री आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, उसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। आपसे वैल्यू पूछा होता तो फिर आपको बात रहती ना, वैल्यू पूछा ही नहीं है आपसे, सिर्फ कोण पूछा है, डिग्री पूछा है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगला बढ़ते हैं, क्या बोला, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स। भैया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। आप बोलेंगे इनका एरिया क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट है तो आपको हाइपोटेन्यूज बतानी है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, √2 होती है। अब ये हाफ, अगर आपको 50 दिया है, अगर आपको 50 दिया है तो आप यहाँ से 1 यूनिट बराबर क्या बोलेंगे, 100 हो जाएगा। भैया ये दो उधर ले जाएंगे, तो ये जो आपका निकला है ये स्केलर फैक्टर का स्क्वायर निकला है। क्या निकला है, ये स्केलर फैक्टर का स्क्वायर। मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि स्केलर फैक्टर, देखो अगर सिर्फ आपका लेंथ एलिमेंट होता है, क्या होता है, लेंथ एलिमेंट, तो उसमें स्केलर फैक्टर सिर्फ ही रहता है। अगर आपका एरिया एलिमेंट होता है तो आपका क्या निकलता है, के स्क्वायर, और अगर आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है तो आपका क्या निकलता है, के। ठीक है, तो ये के स्क्वायर मतलब के की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, मतलब ये 10 और 10 है। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 10 रूट, ठीक है, क्या बनेगा, 10 √2, ऑप्शन नंबर 3। जिनको भी ये स्केलर फैक्टर का डाउट है ना, जिनको भी ये स्केलर फैक्टर का डाउट है और ये अच्छे से तसल्ली से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखें कि भैया स्केलर फैक्टर क्या होता है सर, एक बार समझाएं, है ना। स्केलर फैक्टर एक बहुत बढ़िया टूल है गणित का, जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सवाल के आंसर निकाल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको एक स्केलर फैक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको सारी इसकी पॉसिबिलिटीज़ बता के निकाल के बताऊँगा। क्लियर है बात, स्केलर फैक्टर क्या होता है ना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट मतलब बाजू में दिए गए आदित्य के व्यय को दर्शाता है। आदित्य ने मासिक आय इतना है, वह भोजन पर कितना खर्च करता है। भोजन पे कितना कर रहा है, 30, ओवरऑल की वैल्यू 54 दी है तो आपको 23% निकालना है। इतना आसान सवाल है, बहुत आराम से कर लेंगे। आप बोलेंगे 540 का 23 गुना करना है, 540 का आप 20 गुना कर दीजिए, कितना बनेगा, 1080, और है ना, मतलब 10,800 बनेगा। ठीक, और 540 का आप 3 गुना कर दीजिए, मतलब 1620। ठीक, इनको ऐड कर दीजिए, 12,420, 12,420, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12,420 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, क्या बोला, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, मतलब दोनों में आपकी वृद्धि हो रही है, तो उसकी बचत की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल है भाई। आपने क्या किया, यहाँ पे पहले इसको 10 से, सॉरी 20% बढ़ा रहा है ना। आप बोलोगे सॉरी, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखने जाओ, अगर देखो 80% खर्च कर रहा है, मतलब 80% की वैल्यू क्या होती है, 5 और 4, है ना। तो अगर इनकम उसकी 5 थी तो 4 खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितनी हुई, 1 हुई। अब आपने बोला कि भैया इसमें 10% की वृद्धि हुई, देखो अब इसका 10% तो 0.5 होगा, आप एक काम करो इसमें एक एक जीरो और मान लो,
सॉरी 20%, 20% तो इसका था ही, लेकिन इसका 10%, 40 का 10% 0.4 होता ना। ठीक है, अब आपने इसमें 20% बढ़ा दिया, मतलब 10 बढ़ा दिया, मतलब आप कितनी हो गई 60 हो गई। अब आपने इसमें क्या बढ़ा दिया 10%, मतलब ये हो गया 44। तो आपको बताना है कि आप कितना कमा रहा है। तो आपने बोला भैया 60 कमा रहा था, 16 कर रहा है, 44 खर्च कर दे रहा है, मतलब 16 कर रहा है। तो आप बोलेंगे 10 से 16 हो गया, मतलब 60% का इंक्रीज हुआ है ना। आपको वृद्धि बताना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। 60% का इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत आसानी से हमने इस सवाल को निपटा दिया। चलो, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। भाई कोई तो डिवाइड भी करके कर सकता है, लेकिन हम फिर भी चलो 9 की पेयरिंग कर लेते हैं, जो बचा वही रिमाइंडर। आपने बोला ये 2 और 7 कट के हो गया क्या। ये वाले सवाल ना कभी बेवकूफ़ों वाले सवाल है भाई। एग्जामिनर को क्या मालूम कि बच्चा वहाँ पे डिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिवीजन करके भी तो रिमाइंडर निकाल सकता है ना। गजब ही कर दिए। ठीक है, ये 4 और 5 का 9 बन गया, ये 9 कट गया। ठीक है, अब कितना बना ये, है ना। क्या क्या बचा, आप बोलेंगे ये 8 बचा है, ये 3 बचा है और ये 2 बचा है। तो आप क्या करिए, 8 और 2 10 और 3 13, 13 में फिर 9 का भाग दे दीजिए, क्या बनेगा 4 बचेगा, यही रिमाइंडर बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा भैया। 3 और 9 में जो बच जाता है वही रिमाइंडर बचता है। क्लियर। चल, आपको बताना है त्रिभुज के कोण ऐसे है कि अन्य दो का औसत है, कोण है। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल्स आर। भैया 3 होते हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और एक आपका होगा ए प्लस बी बाय 2। यही आपका क्या बोलते हैं, वो हो सकता है। क्या हो सकता है, यही आपको सवाल बोल रहा है। एक एंगल आपका अगर ए है, दूसरा अगर आपका बी है, तो तीसरा एंगल उन दोनों का एवरेज होगा, मतलब तीसरा एंगल उन दोनों के बीच में लाया करेगा ए, और इनका ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे बी। ठीक, अब पाई जो होता है, पाई होता है 180। पाई क्या होता है 180। तो आप बोलेंगे भैया या तो ये 30, 45 और 60 हो जाए, है ना। तो ये बिल्कुल आपका एवरेज बिठा देगा। ये बीच वाला जो होता है ये एवरेज हो जाएगा। कैसे, 30 और 60 का जो एवरेज है वो 90, 90 का आधा 45, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। अब 30 को आप लिखोगे क्या, पाई बाय 6, 45 को लिखोगे क्या, पाई बाय 4, और 60 को लिखोगे क्या, पाई बाय 3, पाई बाय 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया आपका, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, पाई बाय 6, पाई बाय 3 और पाई बाय 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, 3 3 3। ये कौन से ऑप्शन आ गए यार, ये शायद टाइपिंग एरर है, आप इनको छोड़िए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बस देखिए। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा एवरेज मेंटेन करेगा, 90, 30 और 60। 90, 30 और 60 भी तो कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। ये देखो ना भाई, ये 120 का आधा, 1 और 2 दोनों कर रहे हैं, ये भी कर रहा है ना। अच्छा, ये भी कर रहा है। ठीक है भाई, इन दोनों का एवरेज, ये तीसरा एंगल है। 1 इज एवरेज ऑफ अदर टू। ठीक, तो इसके आंसर दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए एक बार इसको और चेक करेंगे, फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या बोल रहा है, लेट सी बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ and P an external point to C. Let PA and PB be two tangent to the C with A and B on the point of tangency respectively are inclined to each other at 60 डिग्री POA। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, आपने कई बार किया होगा, ये क्लास में भी मैं अक्सर कराता हूँ। ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट P है। ये, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, अपन फिर से बनाएंगे। हमने बोला भैया ये आपका सर्कल है ना, एक टेंजेंट आपका ये गया,
और दूसरा टेंजेंट आपका ये गया, ये पॉइंट P हो गया, ये हो गया A हो गया और ये B हो गया, और ये दोनों आपको बराबर होते हैं, आपको मालूम होगा। और ये एंगल जो है ये आपको 60 दिया है, तो आपको क्या बताना है, एंगल POA, एंगल POA बताना है, ठीक है। और ये बताना है, ठीक है, ये 90 है, ये 90 है ना। तो भैया ये कितना बनेगा, आप बोलेंगे कि ये पूरा जो सर यहाँ पे बनेगा, ये क्या बन रहा है भैया, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, ये 120 का बनेगा। कितना बनेगा, 120 का। अब आपको यहाँ पे POA निकालना है, कितना क्या निकालना है आपको, POA, ठीक है। अब देखो एक बार जरा सा ध्यान से देखो आप, तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब कौन कौन से, PBO और POA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, ये दोनों बराबर होती है ना, ये कॉमन साइड है दोनों में ही है, और ये SSS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो भैया ये दोनों एंगल भी बराबर रहेंगे, मतलब ये 30 रहेगा। अब ये 30 रहेगा, ये 90 रहेगा, तो ये कितना बनेगा, 60 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुना है। ए की आयु बी से क्या है, 3 गुना है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। सी जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। ए बी सी का आपको जो सम दिया है वो क्या दिया है, 75, योग क्या दिया है, 75। 5 वर्ष पहले बी की आयु और अब से 3 वर्ष बाद, चलो ये तो बहुत आसान है भाई। ए की जगह आप लिख दो 3x, बी की जगह आप x लिख दो, और इसकी लिख दो x+5, ये बराबर आपको 75 दिया है। तो ये बनेगा कितना, 5x। वो 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 70। आपने x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 14। x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 14। इसका मतलब ये कितने का है, अभी प्रेजेंट में 14 तिया 42, और ये कितने का है, 14 का है। अब आपको बताना है बी की 5 वर्ष पहले, बी 5 वर्ष पहले ये कितने का था भैया, 9 का था। और ये 3 साल बाद कितना बनेगा, 45 बनेगा। मतलब ये जो रेशो बनेगा ये 5:1 का बनेगा, या 1:5 का, है ना। ठीक, एक ही दिख रहा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्या बोल रहा है। एक लड़के के छात्रावास में 3 मेस कर्मचारी राहुल सुनील का 3 महीने का मासिक वेतन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है ना। तालिका का अध्ययन, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल से, नवंबर में सुनील का वेतन, सुनील का वेतन क्या है भैया नवंबर में, सुनील, सुनील ये है, राहुल के वेतन से कितना प्रतिशत है। राहुल का कहाँ है, कितना प्रतिशत है, मतलब आपको ये रेशियो लिखना है ये। तो आपको बताना है 105, 115 का कितना है, 5 से काट दीजिए। 5 से कितना बनेगा ये, 21। ये 5 से काट दीजिए तो 20, कितना बनेगा भैया, 10 15, 23 बनेगा, है ना। तो आपको बताना है कि भैया 21, 23 कितना है। तो इसको भाई नॉर्मल डिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे 23 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, 9 टाइम्स करेंगे तो 230 में से आप 23 घटा दें, 223 में से 23 घटाते तो 207 बनेगा। यहाँ बना 3 बना, यहाँ ज़ीरो लगा दे, फिर 91 दशमलव, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है 4, यही सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, यदि x y के इन्वर्सली होता है और y 6 होने पर x 2 होता है, x 3 होने पर y क्या होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपका x बराबर 2 है तो y बराबर 6 है ना। x वेरीज इन्वर्सली एज y, उल्टा चल रहा है ना। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे आप समथिंग k टाइम्स x हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर ये 6 है ना, तो ये 2 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई,
12 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आपको बताना है एक्स अगर 3 है, एक्स अगर 3 है ना, तो 12/3 मतलब वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4। भाई आप यहाँ पे एक्स और वाई, अब यहाँ पे आपको वाई निकालना है, k/3 हो जाएगा, मतलब 12/3 है ना। एक्स की वैल्यू आपको क्या दी है, 3, 12/3 कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, हमेशा जब भी ये इन्वर्स या डायरेक्ट कुछ भी आपका साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है वहाँ पे, एक कांस्टेंट टर्म आता है, तभी आप उस रिलेशन को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, या फिर आप रेशियो भी लिख सकते थे, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वर्ष के साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% प्रति असाधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का सकारात्मक अंतर। भैया एक 5,000 है, 15% है 3 साल के लिए, तो यहाँ नेट इफेक्टिव 45% है ऑफ 5,000, है ना। और एक जगह 8,000 पे 12% 4 साल, मतलब यहाँ पे नेट इफेक्टिव है 48% ऑफ 8,000। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 50% करते तो 2500 आती, 5% 250 घटा दीजिए 2500 में से, तो 2250 आएगी, है ना। इसका 48% देखो, 50% से 2% घटा देना, 50% होगा 4,000 और 1% होगा 80, 2% होगा 160, तो 4,000 में से 160 घटा दें, 4,000 में से 160 घटा दें। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो आपने बोला भैया यहाँ पे मिला, आपको ये करना है 3840 और 2250 का डिफरेंस। ठीक है, तो आपने क्या बोला, 90 बनेगा आखिरी का लास्ट 2 डिजिट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी यही बन रहा है 1590, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे करके इसको देख सकते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, वरुण और संदीप एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1635 मीटर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार रेस कर रहे हैं, तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। भैया ऐसा है कि ये दोनों सेम पॉइंट से सेम समय पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो भैया ये 108 वाला बोलेगा कि भैया तू धीरे चल रहा है, तो एक काम कर, तू यहीं रुक, तेरे बदले की मेहनत भी मैं कर लेता हूँ। तो जब इसके बदले की मेहनत भी यही कर रहा है, तो इसकी स्पीड 90 से घट जाएगी, मतलब नेट रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 18 km/h। और अब पूरा सर्कल कितना लगाना है इसको, 1635 लगाना है। तो आपने बोला भैया 1635 मीटर लगाना है, ये जो है ये 18 km/h है। अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भैया किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है, देखो जिनको याद नहीं है उनको याद करने का एक आसान तरीका बताऊँ, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाना, मतलब एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5/18। और एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाना है, मतलब एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 18/5। इसके अवज में आप ये भी कर सकते हैं कि भैया 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 kmph, 18 kmph। अब आप क्या करें, यहाँ पे दो दो गुना करते जाएं। यहाँ अगर 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो यहाँ 36 kmph होगा, यहाँ 3 गुना करेंगे तो ये 15 होगा, यहाँ 3 गुना करेंगे तो ये 54 होगा kmph। ये कन्वर्जन टेबल अगर आप कहीं पे लिख लें तो आपके बहुत काम आएगी, आपको तुरंत याद आएगा 18 मतलब 5, 36 मतलब 10, तो यहाँ आप सीधा सीधा इसको 5 लिख सकते हैं। अब डिवीजन बाय 5 बहुत आसान है, आप जस्ट नंबर का डबल कर दीजिए, मतलब 32 70 और एक जीरो से कर दीजिए, तो 327। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। पाइप एम एन एट्स कैन फिल द टैंक इन 25, 50 और 100 मिनट, है ना। पाइप ये कर रहा है 25 में, ये कर रहा है 50 में, एम एन और एस, और ये कर रहा है 100 में। तो भैया आप बोलोगे टोटल वर्क 100 यूनिट है, इसकी एफिशिएंसी है 4, इसकी 2 है और इसकी 1 है। ठीक है, पहले क्या किया, पाइप एन और एस को खोला 10 मिनट के लिए, तो भैया पहले समय हो चुका है 10 मिनट। 10 मिनट में आपने काम कितना कर लिया, वर्क डन। आप बोलेंगे कि भैया कौन कौन से खोले थे, सिर्फ एन और एस, मतलब टोटल 3 यूनिट की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, मतलब 30 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, फिर एन को बंद कर दिया गया और एम को खोला गया, यहाँ पे एम को खोला, लेकिन पाइप एस को क्लोज कर दिया गया 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। हाउ मच टाइम विल इट टेक। देखो यहाँ पे एक समस्या ये है कि ये नहीं मालूम कि आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है। उस टोटल टाइम के पहले, क्योंकि 15 मिनट पहले आपका इसको क्लोज कर दिया गया है,
एस को, तो भैया अगर ये बात करें, अगर एस को क्लोज किया है तो एम ने तो 15 मिनट ये काम किया होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं इन 15 मिनट में एम ने कितना काम कर दिया होगा, 15 चौके 60 यूनिट भर दिया होगा। तो यहाँ पे टोटल 90 यूनिट भर चुका है। अब बाकी बचा ये जो 10 यूनिट, क्योंकि 100 यूनिट काम था, 90 यूनिट हो चुका है। ये जो 10 यूनिट है ये कौन कर रहे होंगे, ये जो बीच का समय है जहाँ पे एम प्लस एस दोनों काम कर रहे थे। एम प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी थी, देखो भैया हमने ऐसा ऐसा किया है ना। देखो ये आपका 10 मिनट का टाइम स्लॉट है, यहाँ पे 30 यूनिट वर्क काम हो चुका है। ये आपका लास्ट 15 मिनट्स का काउंट है जहाँ पे 60 यूनिट वर्क हो चुका है। अब ये बीच वाला काम जो 10 यूनिट है ये कौन कर रहा है, एम और एस कर रहे हैं। कितनी की एफिशिएंसी से, 5 की। मतलब यहाँ टाइम इनको कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो आप बोलेंगे भैया 10 यूनिट काम बचा है 5 की एफिशिएंसी से, मतलब 2 मिनट लगेगा। तो इन सबको जोड़े तो 25 और 2 यहाँ पे कितना लगेगा, 27 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्या बोल रहा है, आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपका ये सवाल है, तो आप बोलेंगे भैया ये जाएगा कितना, 0.7 टाइम्स। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। इस माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। एक बार ज़रा हम इसका यूनिट डिजिट मिला के देखें, क्योंकि सबका यूनिट यूनिट डिजिट अलग है, बस इन दोनों में आपका सेम है। चलो फिर भी एक बार जल्दी से कर देते हैं। ये बनेगा 0.7 टाइम्स, है ना। तो ये 0.7 ये यूनिट डिजिट क्या बनाएगा, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद लास्ट 2 प्लेसेस क्या बनाएगा, ये 9 4 36, मतलब ये पॉइंट के बाद समथिंग यहाँ पे 6 बनाएगा। ठीक है, अब 6 बनाएगा और ये तो 0.9, मतलब डेसिमल के बाद एक यहाँ पे 9 ही आएगा। अल्टीमेटली ये तो 21 है ना। तो कुल मिलाकर आपका अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये 9 और 7 मिलके, है ना, 16। ठीक, तो आपका कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब लास्ट का डिजिट आपका 6 आना चाहिए। चलो एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने बोला कि भैया ये बना 0.6, अब आपको करना है 3.9 इंटू 0.4। तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको समझ लीजिए 39 इंटू 4। 39 का 2 गुना करिए, कितना होगा, भाई अगर 40 होता तो 80 होता तो 78 होगा। और 78 का 2 गुना कितना होगा, 156, है ना। और यहाँ पे आप इसको पॉइंट लगा दीजिए 2। अब 156 ये बना, 1.56 ये बना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये माइनस 0.7 ले लें और यहाँ पे प्लस, तो ये बनेगा 0.2। कितना बनेगा, 0.2। देखो बहुत आसान से 7 6 बन गया। ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से भी हमारा कंफर्म हो गया था कि ये आखिरी में 0.6 ही बनेगा। ठीक, अगला सवाल क्या बोल रहा है, दिए गए में संस्थान बी में नामांकन छात्र जिस देश के स्थान में ए अनुपात क्या होगा। आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट बी 2019 20 और 22 में। 19 में बी वाला कौन सा बता रहा, ऑरेंज। भैया 20 में 19 में कितना है, 350, है ना। 2020 में 375 और 21 में कितना है, 300 है ना। नहीं, 2019 20 और कौन सा है, 22 है भैया, 22 है। यहाँ कितना लेना है, 200, है ना। और इसका रेशियो किससे लेना है, 18 20 और 21 से। ए का, ए का कितना है, यहाँ 150 है, 18, उसके बाद 20, 20 में कितना है, 300 है, और 21 में कितना है, 250 है। ठीक, क्लियर। चलो जल्दी से करते हैं। ये बना कितना, 725, और ये बना कितना, 925। ठीक, ये बना कितना, 14 में से का मल्टी। तो देखो ये कितना बना, ये बना 400 और ये बना 700। 5 से काटेंगे एक बार, ठीक, या 25 से काट दो, तो 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो गया, 75। 75 में आपका ये 175 बना, तो 25 का कितना बार जाएगा, 175 7 बार जाएगा, है ना। 37, जैसे ही ये 37 आ गया, प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो आपका टोटल देख ही रहा है कि 28 होगा। ठीक है, अगली बार अगला सवाल फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। जनवरी के पहले 16 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 22 था। फर्स्ट 16 डेज एंड फॉर लास्ट 16 डेज कितना है, 26 डिग्री है। इफ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द एंटायर मंथ इज 24,
देखो ये सवाल ना कई तरीकों से बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आप ये देखो, ये फर्स्ट 16 डेज है ना, ये फर्स्ट 16 डेज है और ये आखिरी के 16 डेज है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो ये वाला टर्म बार बार दोनों में काउंट हो गया ना, ये वाला जो 16वां दिन था ये तो दोनों में काउंट हो गया कि नहीं हो गया, तो भाई एक से हटाना पड़ेगा। अगर मान लो कि भैया ये दोनों 16 16 है, ऐसे इनका एवरेज क्या आना चाहिए था, आप बोलोगे अगर एक का 22 है ना, और एक का 26 है, तो ठीक इनके बीच का मतलब कि क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, 24 आना चाहिए। तो वैसे भी 24 आ रहा है, वैसे भी यहाँ पे ये 24 आ रहा है, इसका मतलब 16 को 24 ही डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 24 को क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया चूंकि यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी थी 16, यहाँ पे भी इक्वल क्वांटिटी 16, तो भैया एवरेज ठीक बीच का नंबर आएगा, क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया मैं क्या करता, मान लो अगर ये एवरेज अलग आता तो मैं ये बोलता कि भैया ये आपके मान लो ये बोलता कि आपके पास टोटल 32 चीज़ें हैं, है ना, कितने हैं, 32 चीज़ें हैं जिनका एवरेज 24 है। एक आइटम लीव करके गया, एक आइटम लीव करके गया तो एवरेज आपका 24 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ पे भी 24 है, इनका भी क्या है, 24 है। भैया 24 छोड़ कर जा रहा है, मतलब ये भी 24 ही लेकर जा रहा होगा, तभी एवरेज फिर बाकी का 31 का 24 बन पाएगा। यहाँ पे अगर वेरिएशन होता, प्लस या माइनस होता, तो उससे ये 16 निकल आता। अब जिनको ये सब नहीं समझ में आया, जिनको ये सब नहीं समझ में आया, उनके लिए एक आसान तरीका ये समझते हैं कि भैया टोटल आपका 31वें मतलब टोटल 16 दिनों का क्या होगा, 16 × 22 होगा, और आखिरी के 16 का क्या होगा, 16 × 26 होगा। ये जो है, ये बराबर देखो, ये यहाँ पे 32 दिन है, तो इसमें आप भी जानते हो कि भैया पूरा 31 का ओवरऑल जो आया वो 24 आया, प्लस जो 16 डे का टेम्परेचर था जिसको मैं टी बोल रहा हूँ, ये उसके बराबर हो। यहाँ से आप 16 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बनेगा 22 × 26। आप 24 बीच का पकड़ लीजिए तो 24 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 576 माइनस 4 बनेगा तो 572 बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, 31 × 24 प्लस टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो भैया आप पहले 10 गुना कर दीजिए, 5720, फिर 6 गुना कर दीजिए तो 3000, है ना। भैया 500 का कितना होगा, 3000, 70 का कितना होगा, 420, और 2 का कितना होगा, 12। इन सबको ऐड कर दीजिए तो 2 3, ये बना 11, और यहाँ पे कितना बना, ये बना 9, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 9132। अब इसका करना है 24 × 31, तो आप 31 का 2 गुना करिए, कितना आएगा, 620। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, 24 + 26 होगा यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, रुकिए फिर से कर देता हूँ मैं इसको, जिनको नहीं समझ में आया वो ये जाने कि भैया ये जो आपका 16 दिनों का है, इसमें 22 है, और बाकी के 16 दिनों में इसमें 26 है, और ये बराबर 31 दिनों का 24 है, और प्लस ये जो 16वां दिन था टेम्परेचर ऑन 16, इसको मैं टी से डिनोट कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप 16 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 22 + 26 बनेगा, मतलब 48 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, 31 × 24 प्लस, अब क्या करें, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से 24 कॉमन निकल आएगा। यहाँ 48 में से 24 आपने लिया तो 2 बचा, तो यहाँ बना 32, और यहाँ 31 तो आपका था ही, यही बराबर टी है, मतलब 24 × 1, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिग्री सेल्सियस, और ए करेक्ट। ठीक, क्लियर है बात। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वरना मैंने जो आपको एक आसान तरीका बताया कि भैया पहले 16 दिनों का 22 था, आप यहाँ पे एलिगेशन लगाए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 26 था, तो ठीक बीच का आना चाहिए क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, मतलब 24 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 24 डिग्री 32 दिनों का भी है, कितने दिनों का भी है, 32 दिनों का भी, और 24 डिग्री 31 दिनों का भी है ना। तो अब आप इसको ये बोल सकते हैं कि 32 दिनों का 24 है, एक एलिमेंट छोड़कर गया तो भी एवरेज कितना रहा, 24 ही रहा, मतलब जो एलिमेंट छोड़कर गया वही 16वां दिन का जो ओवर काउंट हुआ था। भैया ये 16वां दिन, ये पूरा मंथ है मान लो, तो ये फर्स्ट 16 ये हो गए और लास्ट 16 ये हो गए, तो ये वाला एक दिन ओवर काउंट हुआ है, तो भी आप बोलोगे जो छोड़ने वाला है मतलब 16वें दिन का वो भी 24 ही रहा होगा, तभी तो ये एवरेज मेंटेन्ड रहा।
है ना। तो ऐसे भी आप यहाँ से सोच सकते थे। तो चलिए मिलते हैं कल, है ना, एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।